Hello students. In history we are discussing about the French Revolution and we have discussed the meaning of the French Revolution and about its causes, and in causes we have discussed about the three causes: social, economic and political cause. And we have already discussed about the social cause, and we have seen that in society or in French society there are the three stages or three groups of the peoples we have find. First stage group in which clergy persons or church peoples were included. Second stage they are called as the nobility, and high rank people in state administrations are involved in this state. Third stage in which businessmen and other remaining class of peoples are included. And we have discussed about some discrimination in these three states. So let me discuss today economic causes for the French Revolution. So in economic causes, so first of all in 1774 in France, Louis XVI became the king of the France, and he during his reign he find that the empty treasure in his state. And why there was the empty treasure? Due to the so many types of wars they have involved in them and helped with the money, with the armies and in other aspects, so that treasure was emptied. So अब यहाँ पर हुआ क्या कि लुइस 16 की टाइमिंग 1774 में किंग बनते हैं और उस समय इनको एम्प्टी ट्रेजर मिलता है। और इसका मेन रीज़न है कि इसकी पहले जितने भी किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेजर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। दूसरा रीज़न था, पहला रीज़न तो एम्प्टी ट्रेजर का होना। एम्प्टी ट्रेजर अगर किसी स्टेट के पास, किसी कंट्री के पास नहीं है तो वह अपने आप को डेवलप करने में, लोगों को सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। सो अनसेटिस्फैक्शन सोसाइटी में देखने को मिल सकती हैं। एंड नेक्स्ट, इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, सो इट लेड टू इंक्रीमेंट इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एम्प्टी ट्रेजर, और दूसरा क्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना। कि 18th सेंचुरी के समय में फ्रांस की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होती है, जिसकी वजह से जैसे देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड डिमांड्स बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ें या जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी और एम्प्टी ट्रेजर्स हैं तो ये अनसेटिस्फैक्शन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एक और कंडीशन बनती है इकोनॉमिक कॉज के लिए कि लेबरर्स वेजेस डिड नॉट कीप पैस विद राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। सो जब डिमांड्स बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, उसमें पॉपुलेशन बढ़ी, फूड ग्रेन्स की डिमांड्स बढ़ी। सो गवर्नमेंट्स ने क्या किया वहाँ पर कि फूड ग्रेन्स का जो प्राइस थी उनमें उसने इंक्रीमेंट कर दिया। अब फूड ग्रेन्स में तो इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन जिनको वो वेजेस देते थे, जिनको वो सैलरी पे करते थे, उनमें किसी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो हमारी सैलरी कम हो और लेकिन मार्केट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हों तो निश्चित है कि हम उन चीज़ों को ख़रीदने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। और ये रीज़न क्या बना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब लुइस 16 1774 में फ्रांस के किंग बनते हैं तो उन्होंने पाया कि उनका जो ट्रेजर है वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और उस समय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़नी शुरू हुई। सो ट्रेजर नहीं था, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट्स ने उस पर फूड ग्रेन्स में इंक्रीमेंट कर दी, उसकी प्राइजेज़ में इंक्रीमेंट कर दी। और ये इंक्रीमेंट तो हुआ प्राइजेज़ में, लेकिन जो सैलरी पे करते थे, वेजेस पे की जाती थी, उनमें किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ को सही प्रकार से
नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, वो अपने आप को सही तरीके से एक अच्छी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उसने वो कैपेबल नहीं हो पाए। सो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और यही चीज़ कि जब कोई पर्सन्स को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, आपका फूड, हमको खाना चाहिए, हमको रहने के लिए एक घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो उस समय में 1774 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस जन्म लेती है। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सिस्टेंस क्राइसिस रिफर्स टू एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कि जीविका के लिए, लिवलीहुड्स के लिए जब हमारे पास बेसिक मीन्स नहीं है, बेसिक साधन नहीं है, उनकी कमी हो जा रही है, तो उसी को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा गया। और पीपल स्ट्रगल टू सर्वाइव, और इस समय लोग खुद को या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो जब इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा तो निश्चित है कि ये अनसेटिस्फैक्शन पूरी सोसाइटी में बढ़ी हुई है। और जैसा हमने बताया था सोशल कॉजेज़ में कि उस समय सिर्फ एक ग्रुप पे पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई थी कि वही सिर्फ टैक्सेस पे करेंगे, बाकी अदर ग्रुप किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करता था। तो इस वजह से एक अनसेटिस्फैक्शन उस थर्ड स्टेज के पीपल में था। और यहाँ पर निश्चित है कि थर्ड स्टेज के ही पीपल अपनी लाइफ को स्ट्रगल में डाल रहे थे, तो निश्चित है कि अनसेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट thing is the political causes. So when we are discussing about the political cause, we find that due to the long years of wars, Louis XVI faced empty treasuries with drained financial resources, and discontent within the society was increasing. तो हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस समय पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो आपकी पावरफुल कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा ये डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उस समय की, और ये पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में मानी जाती थी। और उस समय में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही अपनी अपनी कॉलोनीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में बनानी शुरू कर दी थी। और ये वही समय था जब ब्रिटेन में इंडिया का शासन चल रहा था, ब्रिटेन की कॉलोनी बनी हुई थी। उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी, और फ्रांस अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसके जो किंग्स थे उन्होंने कंटिन्यू अमेरिका की हेल्प करना स्टार्ट किया ब्रिटेन के अगेंस्ट। और उस समय उन्होंने लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उन्होंने इंडिपेंडेंस कराया, उनको फ्री कराया था ब्रिटेन से। तो निश्चित है कि जब वार्स होंगी बहुत लंबे समय तक चलेंगी, तो उन लंबे समय के वार्स में होगा क्या, निश्चित है कि फाइनेंशियल रिसोर्स पे उसका प्रेशर बनेगा। और जब वो प्रेशर बनता है तो फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होंगे, वो धीरे धीरे आपके खजाने कम होने शुरू हो जाएंगे। और फ्रांस ने क्या किया, जब उसका अपना ट्रेजर ख़त्म हुआ तो उसने क्या किया, अदर कंट्रीज से लोन लेना भी शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से फ्रांस का जो ट्रेजर था वो तो वही ख़त्म हो गया था, और साथ ही साथ उसका लोन अमाउंट्स भी बढ़ना शुरू हो गया था। सो लेट वी अंडरस्टैंड। सो ड्यू टू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स, तो अमेरिकन कॉलोनीज से रिलेटेड जो वार्स हुई थी उस समय में ट्रेजर काफ़ी ख़त्म हो गया था या कम हो गया था, जिसने पूरी इन वार्स ने क्या किया था कि पूरे फाइनेंशियल रिसोर्स को खींच लिया था, सोख लिया था, ड्रेन कर लिया था। और पूरी सोसाइटी में एक उसका डिसकॉन्टेंट देखने को मिलना शुरू होता है, एक अनसेटिस्फैक्शन या उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं या ड्रेंड हो रही हैं। तो उससे सोसाइटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसा हमने इकोनॉमिक कॉजेज़ में देखा था।
France have 13 American colonies to gain their independence from common enemies. अब कॉमन एनिमी क्या था? ब्रिटेन था। जो मैंने बताया है कि अमेरिका और ब्रिटेन, ये आपकी फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो ऐसी कंट्रीज़ थी जो पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बनाने में लगी हुई थी। उस समय ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी अमेरिका में, लगभग 13 लोकेशंस पे अमेरिकन कॉलोनीज़ थी। फ्रांस ने उनकी हेल्प की उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की और उन्हें ब्रिटेन से फ्री करा दिया। दिस वॉर एडेड मोर देन 3 बिलियन livres for which the money lenders begin to charge 10% interest on loans. Already we have discussed कि वॉर ने क्या किया था, कि वॉर ने सबसे पहले काम किया कि उसने ट्रीजर को ख़त्म किया। जब ट्रीजर फिनिश हुआ तो उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया था, और वो लगभग 3 बिलियन लिब्रे, ये अपने आप लिब्रे आपकी एक फ्रांस की करेंसी है जो उस समय में चलती थी। तो वहाँ पर फ्रांस में 3 बिलियन लिब्रे का पूरी तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। एक कहा जाता है लोन अमाउंट्स था ये, जिस पे 10% इंटरेस्ट इस पर लगाया गया था मनी लैंडर से, जिन्होंने भी उनको पैसा दिया था उधार में। तो ये मनी लैंडर्स 10% इंटरेस्ट चार्ज उस पर लेती थी। टू मीट इस इरेगुलर एक्सपेंसेस, एक तो पहला रीज़न हमने क्या देखा पॉलिटिकल कॉज में, कि डिफरेंट टाइप्स की जो वार्स थी, उन वार्स ने ट्रीजर को एम्प्टी कर दिया था और अनसेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया था और लोन अमाउंट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपेंसेस होती थी, जैसे मेंटेनिंग एन आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी हमको पैसे की ज़रूरत होगी, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। द कोर्ट को मेंटेन करना है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उसमें जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, पर्सनस हैं, उनको भी सेटअप रखने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स ज़रूरी था। रनिंग गवर्नमेंट्स ऑफिसर और यूनिवर्सिटी, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सही प्रॉपर वे में रनिंग कराने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत थी। इस वजह से अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया। अब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, निश्चित है कि टैक्सेस भी आपके एक पार्टिकुलर ग्रुप को ही दिए गए थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में अनसेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। तो हमने देखा सोसाइटी, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इसके साथ अभी एक और रीजन हम देख सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीजन, बट इसके अलावा भी एक मेन रीजन हम जिसे कह सकते हैं, जो हमारे एजुकेटेड पर्सन्स थे, उनकी पहल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इनमें उनको कहा गया है मिडिल क्लास। रोल ऑफ मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शेप देने में हेल्प की थी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल पर्सन्स क्या थी और ये किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किए थे। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिडिल क्लास पीपल मे हैव मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स टू ब्रिंग अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। मिडिल क्लास में लोग जो थे वो मैक्सिमम एजुकेटेड पर्सन होते थे। ये इनका हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो सोसाइटी को ऑब्जर्व करते थे, उसकी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते थे। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड कंडीशन at the level of the society, at the level of the economic system, at the political system. They have measured some basic scale how to avoid
those problems and a make a proper balance in the society, in the social level, on the economic level or the political level. So they have they have ऑर्गेनाइज सम प्रोग्राम्स. इन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जिस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों को सोसाइटी के बारे में मोटिवेट करना, उनके बारे में जागरूक करना, ताकि वे अपने बारे में, अपने राइट्स को, अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकें. सो इनके प्रोग्राम्स ने, इनके जो तरीके थे जो इन्होंने अपनाया था कि आपकी सोसाइटी में, आपके इकोनॉमिक ऑर्डर में किस तरह के चेंजेस लाए जा सकते हैं. दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिवेल्ड बाय बर्थ. प्रिवेल्ड बाय बर्थ का मतलब होता है कि जन्म के आधार पर उनको सुविधाएं देना, उन पर रियायत देना. सो हमने देखा था कि इसमें जो क्लर्जी मैन हैं या क्लर्जी या फर्स्ट स्टेट पीपल हैं, उन्हें प्रिवेल्स किया गया था कि वो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं, जबकि वे दूसरों से अदर टैक्सेस अप्लाई कर सकते थे. सो इन्होंने, मिडिल क्लास पीपल ने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया. उन्होंने इसका अगेंस्ट गए, इसको पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया और इनको क्रिटिसाइज भी किया, जिसकी वजह से लोग इस एरिया को, इट मीन प्रिवेल्ड बाय बर्थ को, उन्होंने इनकार करना शुरू किया था. सो अब इनका हम देखते हैं कि इनकी अर्निंग कैसे होती थी. तो दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडेटरी ओवरसीज ट्रेड. तो पहला काम क्या है, ट्रेड करके ये अर्न कराते थे. इट मीन्स मिडिल क्लास के पास कैसे मनी आती थी, कैसे वो वेल्थ ऑर्गेनाइज करते थे. तो इनका पहला मेन काम था ट्रेड करना. फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ये सामान बनाती थी, मार्केट में उनको बेचती थी, तो इससे भी उनको अर्निंग होती थी. इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रोफेशंस अपनाते थे. अब इस प्रोफेशन में जैसे लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनस हैं, ऑफिशियल पर्सनस हैं. सो ऐसे लोग इस पूरी मिडिल क्लास सोसाइटी में इन्वॉल्व थे. सो हम देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग क्या हैं, एजुकेटेड पर्सनस हैं. और एजुकेटेड पर्सन निश्चित तौर पे अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. सो दे वर इंस्पायर्ड. अब ये पर्सन्स क्यों इतना ज़्यादा, इनको आइडिया कैसे मिला, क्यों इनके मन में इस तरह की बातें आई, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो जीवन से संबंधित एक लाइफ, या आप कह सकते हैं कि आइडियल लाइफ से रिलेटेड अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं. दैट पर्सन्स आर नोन एज द फिलोसफर्स. सो इन फिलोसफर से वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने उनके आइडियाज़ को अपने तरीके से, उन्हीं के तरीके में या खुद के तरीके से बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से स्प्रेड करना शुरू किया था. सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द philosophers. Who were the famous philosophers in those timing? So there were three main philosophers. First is John Locke, Rousseau and Montesquieu. These three philosophers are the most famous philosophers in those time, which influenced the society or the inspired the middle class people. So how they inspired? अब उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, कैसे इंस्पायर किया, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स, ये जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई एक बुक का नाम है. और इस बुक में उन्होंने जो मोनार्क का मतलब होता है किंग. सो मोनार्क को या किंग को जो राइट्स दिए गए हैं, जिन्हें डिवाइन माना जाता है, जिन्हें सच्चा माना जाता है, उस राइट्स को इन्होंने पूरी तरह से उसका क्रिटिसाइज किया, उसको पूरी तरह से खंडन किया था. तो ही sought टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क. मोनार्क को जो डिवाइन और जो एब्सोल्यूट राइट्स प्रोवाइड किए गए थे कि राजा सब कुछ कर सकता है, वह एक गॉड का रूप है, तो इस
राइट्स भी, इस कॉन्सेप्ट भी, इस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स नामक बुक में। नेक्स्ट रूसो का नाम फेमस है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनका सबसे अच्छा देखने को मिलता है कि इन्होंने सोसाइटी को और उनके सोसाइटी में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमारे किंग क्वींस, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। इनके मानने से, इनका मानना था रूसो का कि गवर्नमेंट और पीपल्स इनको आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और मिलजुल करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सो रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड एंड proposed a form of government based on the social contract between people and their representatives. So representatives refers to the monarch or the ministers who are working for the peoples. So representatives और लोगों के बीच में social contract के आधार पे एक गवर्नमेंट्स फॉर्म करने की बात रूसो ने कही थी, जिसने बाद में, जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए और बाद में चल कर के आपके फ्रांस में एक मोनार्कियल सिस्टम के हट करके वहाँ पर एक रिपब्लिक फ्रांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया कि इन्होंने गवर्नमेंट के पावर को ही डिवाइड कर दिया। इनका मेन काम हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट्स थी उसकी पावर को उन्होंने ग्रुपिंग कर दिया, जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, उसको पूरी तरह से डिवीज़न किया। तो इन्होंने बेसिक 3 डिवीज़न पे ध्यान दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो दीज 3 डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रपोज्ड बाय द मॉन्टेस्क्यू और इसी डिवीज़न के बेसिस पे फ्रांस में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। So these are the important philosophers who influenced or inspired the ideas of the middle class people. So here one more topic we will discuss, outbreak of French Revolution. So हमने देख लिया कि आपकी सोसाइटी में, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे भी पूरी फ्रांस में एक अनसेटिस्फैक्शन का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। सो इधर गवर्नमेंट्स को, इट मीन्स मोनार्क को चाहिए था नए टैक्सेस अप्लाई करना, क्योंकि उस समय सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलती है। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए या उसे ओवरकम होने के लिए मोनार्क को ज़रूरी था टैक्सेस बढ़ाने की या टैक्सेस कलेक्ट करने की। जो हमारी थर्ड स्टेट पीपल था, जो पूरी तरह से एकदम अनसेटिस्फाइड थी उस समय की गवर्नमेंट्स के इश्यूज से, उस समय की पॉलिटिक्स से, सो उसने क्या किया, तो उसको भी ज़रूरी थी कि टैक्सेस जो अप्लाई किए गए थे उनमें कुछ रियायत मिल सके। फिर जो क्लर्जी पर्सन्स थे या फर्स्ट स्टेज पीपल थे, इन्हें जो बर्थ राइट मिला हुआ था या जो बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था, ये उनको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस में 3 स्टेट थे क्लर्जी मैन, जिन्हें अपने बर्थ प्रिविलेज को बढ़ाना चाहते थे कि हमें और ज़्यादा सुविधाएं मिले और ज़्यादा हमको रियायत मिले सोसाइटी में। किंग ने देखा कि सोसाइटी में पूरी तरह से क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है और उनको अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उनको वेल्थ चाहिए, लेकिन उनका ट्रेजर खाली था। सो इसकी वजह से उन्हें क्या ज़रूरत थी कि उनको टैक्सेस या एक ऐसा सोर्स चाहिए था जहाँ से उनको मनी मिल सके। और जो सोसाइटी थी, जो थर्ड स्टेट पीपल था, वो पूरी तरह से अनसेटिस्फाई था अपने ओवरबर्डन की वजह से टैक्सेस के। सो हम समझने की कोशिश करते हैं
तो ये सारे रीजन्स मिल करके आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक शेप देते हैं। तो अब कैसे स्टार्ट हुआ हम लोग देखते हैं। लुईस 16 called an assembly of state generals to pass proposal for new taxes। तो लुईस 16 ने एक असेंबली बुलाई जिसे स्टेट जनरल कहा गया था। असेंबली ऑफ स्टेट जनरल उसने ऑर्गेनाइज किया। तो इसका गवर्नमेंट्स का मेन काम था टैक्सेस अप्लाई करने का, कि वो नई टैक्सेस अप्लाई करना चाहती थी। लेकिन मैंने अभी बताया कि जो क्लर्जी मैन था वो अपने प्रिविलेज को बढ़ाना चाहता था, और जो थर्ड स्टेट पीपल थे वह अपने टैक्सेस को कम करना चाहते थे। तो ऐसे कंडीशन में असेंबली ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। तो इसमें थर्ड स्टेट ने ये डिमांड रखी कि उसमें जितने भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक एक वोट होना चाहिए। लेकिन फ्रांस में ऐसा था कि फर्स्ट स्टेट के सारे पर्सन्स का मिलाकर के एक वोट होता था, सेकंड स्टेट का 1 वोट, और थर्ड स्टेट के जितने भी पर्सन थे उनका भी एक ही वोट काउंट किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि 3 वोटिंग कॉन्सेप्ट थे। लेकिन थर्ड स्टेट ने यहाँ पर उसको हट करके उससे हटा और ईच मेंबर्स के लिए 1 वोट की फिलॉसफी उसने मांगी थी। लेकिन अदर 2 स्टेट पर्सन्स ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अब जब ये इग्नोर हुआ तो उन्होंने क्या किया, ड्यू टू रिजेक्शन दे वॉकड आउट असेंबली एंड डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, कि वह उस स्टेट जनरल असेंबली से खुद को हटा लेते हैं, बाहर चले आते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली के नाम से डिक्लेयर करते हैं। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और उन्होंने मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और उनका मेन मकसद था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और उसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन रीज़न था उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, या जो मोनार्क था उस मोनार्क के पावर को कम किया जा सके। नेशनल असेंबली एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रपोजल्स को और बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल असेंबली एक्सेप्ट करती है। इट मीन थर्ड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। द असेंबली पास्ड अ लॉ ऑब्लाइजिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, कि जो यहाँ पर ऑब्लिगेशंस थी, जो टैक्सेस थी, उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या किया कि उस फेडरल सिस्टम में इनसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, और जिन्होंने टैक्सेस पे अदर क्लास ऑफ पीपल्स को भी टैक्सेस पे करने के लिए अनिवार्य कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कहाँ पे ऑब्लिगेशन है, कहाँ पे रिजेक्शन है, कहाँ पे एक्सेप्टेंस है टैक्सेस का। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके माध्यम से टैक्सेस पे करना, अलग जो भी रिमेनिंग क्लासेस पीपल हैं उनको भी टैक्स पे करना अनिवार्य किया गया था। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और इस नेशनल असेंबली ने क्या किया कि जो क्लर्जी पर्सन थी या फर्स्ट स्टेज पीपल थी उनके प्रिविलेज को कम कर दिया, और उनको फोर्स किया कि वो अपने जो प्रिविलेज है, उनको जो अधिकार मिले हुए उनको वो धीरे धीरे कम कर सकें। सो in this lecture is sign off, and in next video we will discuss about some more interesting topic.